नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज करेंगे यहां पर सोने पर, जहां पर डीजीएफटी की बड़ी पहल हमने आते हुए देखी है। टीआरक्यूज में क्या कुछ चेंजेस हैं उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही करेंगे बात कच्चे तेल पर, जहां पर $80 के नीचे अब ये बरकरार है और हमने चार्ट्स पे इसको और भी वीक होते हुए देखा है। लेकिन सबसे पहले यहां पर नजर चीनी पे डालेंगे, जहां पर सोर्सेस के द्वारा एक नई खबर आती हुई नजर आई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी भी हैं हमारे साथ, और चीनी पर ही पहले चर्चा करेंगे। प्रफुल्ल जी, अब ये सोर्सेस के थ्रू और ब्लूमबर्ग में भी कुछ ऐसी खबर आई है कि इमीडिएट इफेक्ट से यहां पर शायद शुगर एक्सपोर्ट पे कर्व लगा दिए जाएंगे। सरकार ने इन एनी केस 6.1 मिलियन टन जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर हमने करार होते हुए देखे हैं। एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ, कितना एक्सपोर्ट हो चुका है, कितना बाकी है, कितना असर इसका एक्चुअल एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा अगर ये हो जाता है तो? देखिए, ऐसा है कि जो भी है वो बातें चल रही है जी। कल शाम से, करीबन रात से, कि ये कुछ ऐसा होने जा रहा है। और दो तरफ से होता है। एक होता है कि पोर्ट पे चीनी पड़ी हो और वहीं पे ही एक्सपोर्ट बैंड हो जाए। हम्म। अगर वहीं पे होता है तो करीबन 3.5 लाख टन चीनी जानी, 3 से 3.5 लाख टन चीनी जानी बाकी रह जाए। ओके। ये अभी जो हमने काफी लोगों से बात की है सुबह से, तो ये थोड़ा अंदाज आ रहा है। हम्म। अगर ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मिल से, यानी जिस जो चीनी कल तक चले गई है या जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक जो चीनी मिलों से निकली है उस चीनी को एक्सपोर्ट बैंड नहीं है। शुगर मिलों पे बैंड आ जाएगा कि आप अभी एक्सपोर्ट की चीनी इसके बाद अपनी फैक्ट्री से डिलीवरी नहीं देंगे। हम्म। तो अगर वैसा कुछ है तो शायद 1 या 1.5 लाख टन चीनी बची होगी, कोई खास नहीं है। हम्म। कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि इस इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन, डीजीएफटी के कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री, हम लोग ने 3 साल पहले फॉरेन में 8 कंट्रीज पे विजिट की थी, एशियन और गल्फ कंट्रीज में जाके, और बताया था कि ये आप प्रायोरिटी जो हमारी रो शुगर जो रहती है उसमें क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, जो सुक्रोज लेवल पे जी। और मॉइस्चर के लेवल पे भी सब जगह से, यानी इंडिया की शुगर अच्छी है तो ये आप ज्यादा चीनी हमारे यहाँ से भी लीजिए। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, वहां पे गए तभी सबका कंसर्न एक ही था कि एक बार पी चिदम्बरम जी की सरकार के समय सडनली आपके यहाँ से बैंड हो गया था और फिर हमें ऊंचे दाम में बाजार से लेना पड़ा था, क्योंकि कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोर्स मेजर था गवर्नमेंट पॉलिसी का। जी। अब ये वजह से उन लोग ने बोला कि वी प्रीफर ब्राजील चीनी और अदर कंट्रीज चीनी वेयर गवर्नमेंट डजंट इंटरफियर। हम्म। नाउ इधर गवर्नमेंट ने वहां पे प्रॉमिस भी दी थी कि अभी कभी भी हम ऐसे यानी सडन डेथ नहीं लाएंगे। जी। तो सडन डेथ प्रोडक्शन में हो गया और सडन डेथ एक्सपोर्ट में अगर हो गया तो जो 112 लाख टन लास्ट सीजन में एक्सपोर्ट हुई थी और अभी तक जो 58 हुई है, 170 लाख टन की सबने मिलके आज कॉमर्स मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, सब एसोसिएशन, सब एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस, हमने सबने कमाई हुई गुडविल जो करीबन 170 लाख टन की है, वो 1-2 लाख टन हमारी गुडविल को खा जाएगी। हम्म। अब ये स्टेप जो है 1-2 लाख टन से क्या फर्क गिरना है हमें पता नहीं है, और इस तरह की अगर कोई पॉलिसी आती है हम्म। तो हमें काफी खेद रहेगा, दुख रहेगा। गवर्नमेंट माई बाप है, पर हमारे जो एक्सपोर्टर लोगों ने जो हमारे प्रेशर और हमारे सबने कहने की वजह से अच्छे बिजनेस किए हैं, उसको कहाँ दिक्कत आती है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमने चीनी ली है एक्सपोर्ट की, अभी लास्ट डील जो हुई है सब 45 से 48 रुपीज एक्स मिल ली हुई है। हम्म। तो वो हमें यहाँ पे बेचनी पड़ेगी 35 में। हम्म। तो 13 रुपीज पर केजी लॉस आएगी अगर हम डोमेस्टिक में मार्केट में बेचने जाते हैं। हम्म। अगर वहां पे हमने कभी गलती से भी फोर्स मेजर का क्लोज नहीं डाला है तो उनको मार्केट रेट वहां से लेके देने का है, तो उसमें भी 10-12 रुपए की नुकसान जाएगी। हम्म। तो शायद जो ऐसे लोग बच जिनकी चीनी नहीं हो पाएंगी उन लोगों को तो अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा 100% लॉस पे। तो हमारी तो वो रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट को कि जो 5 साल की मेहनत से एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल में जो शुगर एक्सपोर्ट की गुडविल कमाई है,
उस कमाई को 1-2 लाख टन से नुकसान न करे, और अगर कोई हमारे पास काफ़ी दूसरे भी पर्याय रहते हैं, अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट की चिंता हो, तो आपके हिसाब से 70 लाख टन ओपनिंग स्टॉक है और 32.5 का प्रोडक्शन, तो ये चीनी हमारे पास फिर भी 5 मिलियन टन ओपनिंग रहती है 1 अक्टूबर 2023 को। जी, जैसे आपने तो कहा इस चीज प्रफुल्ल जी को कि 1-2 लाख टन के लिए शायद ये स्टेप ना ही उठाया जाए क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उसका नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लियरली ये बातचीत तो हो रही है और हमने सोर्सेज़ के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भी ट्रिकल डाउन होते हुए देखी है और इसीलिए शायद भाव भी इतना चढ़ गए हैं। कल यहाँ पर फिर से 2% की तेज़ी थी, अब एक हफ्ते में 7% की बढ़त है। पिछले 1 महीने को अगर देखा जाए तो 24% की तेज़ी हमने यहाँ पर चीनी के भावों में अब तक दर्ज होते हुए देखी है। कितनी स्टेबल या स्थित आपको ये लगती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, इंडिया अगर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं भी करता है तो किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं ग्लोबली? मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था कि कि 27 27 सेंट तो 28 या आराम से। हाँ, अब इस तरह से अगर पैनिक गलत ढंग से किया जाएगा मार्केट में, तो साइकोलॉजी हैमर होती है, हम्म और साइकोलॉजी हैमर होने पे 30 सेंट हो जावे तो भी भरोसा नहीं। हम्म क्योंकि एक ये नहीं देखते कि 1-2 लाख टन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होती है। डिस्कशन क्या होता है? इंडिया बैंड, हम्म इंडिया ने कितना, लेकिन भैया 61 लाख टन में से 2-3 लाख टन चीनी गई नहीं गई क्या फर्क पड़ता है? हम्म पर वो साइकोलॉजी बहुत हैमर करती है, और 27-28 छोड़ो, 30 सेंट भी हो जाए तो कोई भरोसा नहीं उसके लिए। तो अगर आज की तारीख में भी अगर ये अप्रैल महीना ना होता, समझो, और ये जून जुलाई महीना होता, तो शायद ये चली जाती थी 30 सेंट पे। अभी तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ब्राजील से चीनी आएगी, वर्ल्ड में सप्लाई हो जाएगी, कुछ माहौल ठंडा होगा, एक बार नीचे आएगी, फिर शायद ऊपर जाएगी। पर इस तरह से का ये ठीक नहीं है, जो अभी मैसेज जा रहा है वो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मैसेज। और एक हल्का सा दबाव भी यहाँ पर हमने मिलों में आज आते हुए देखा है, कुछ बहुत प्रेशर के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बिट ऑफ अ कंसर्न यहाँ पर आती हुई एज ऑफ नाउ ये बातचीत है। आपको याद दिला दें कि मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा है, इसका नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी नहीं है, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसको रिपोर्ट करती हुई नजर आई हैं और एक क्विक क्लियर रिएक्शन हमने अंतर्राष्ट्रीय के चीनी के बाजारों में इस वजह से जरूर आता हुआ देखा है और उसका रिवर्स इंपैक्ट यहाँ पर इंडियन शुगर मिल्स पे आया है, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली हल्की सी सही लेकिन आज यहां पर दर्ज होती हुई नजर आई है। ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डीजीएफटी की तरफ से कल एक हमने नोटिफिकेशन आते हुए देखा है और काफी समय से इब्जा की मांग भी रही है उसको करेक्ट करने के लिए और फाइनली वो हमने यहाँ पर आता बनता हुआ देखा भी है। इब्जा की तरफ से कुमार जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। कुमार जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप ये नोटिफिकेशन और कितना फर्क पड़ेगा इसका इंडस्ट्री के लिहाज से? ओके, कुमार जैन जी को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर धर्मेश, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस, क्योंकि $2000 प्रति टन के पर आउंस के आसपास के लेवल्स यहाँ पर अब स्थिर होते हुए। देखिए, सोने की बात करें तो सोना काफी स्थिर हो चुका है और 2000 के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। अगर आप इंडियन मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट में आ चुका है। प्राइस में ऑलमोस्ट अगर 400 से 500 रुपए की डिस्काउंट पर ग्राम में आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल पे कोई लेवाल है नहीं। प्लस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर आप देखिए तो प्राइस में सस्टेनेबिलिटी और इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट में काफी स्टेबिलिटी हायर लेवल पे देखने मिल रही है। बट अगेन मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक मई में फिर से रेट हाइक की बात चल रही है और वो टाइम पे शायद मार्केट एक बार गोता लगा सकता है और 100 से $125 की भी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि जिन्हें बाय करना है वो वेट एंड वॉच करे, बट स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे अपनी मंदी की पोजीशन बिठा के चल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट करिए कि एटलीस्ट यहाँ से ₹1000 की गिरावट आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकती है। प्लस रुपया भी आप देखिए तो लास्ट काफी 2-3 हफ्तों से काफी मजबूत हुआ है, तो उस कारणवश भी आपको प्राइस में थोड़ी सी दबान देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस में अराउंड 59,300 से लेके 59,000 तक के लेवल्स आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो एटलीस्ट $25 से $50 की गिरावट, यानी अराउंड 1950 से लेके $1955 के लेवल्स आपको मार्केट में देखने मिल सकते हैं। तो प्राइस काफी वीक है, ओवरबॉट पोजीशन में है, प्लस फंडामेंटली ये लेवल पे कोई बायर्स है नहीं। अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली $100 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे एक बाउंस बैक भी देता है तो गिरावट एक्सटेंड भी हो सकती है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले समय में, आप देख सकते हो। रवि, आपको क्या लगता है? 1985 के लेवल्स हैं, धर्मेश कह रहे हैं 1955 तक भी लेवल्स आ सकते हैं, आप कहां पे देखते हैं सपोर्ट बनता हुआ? जरूर से जो आज सुबह में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई उसके बाद जो येन में वीकनेस थी उसका एक सीधा फायदा डॉलर इंडेक्स को मिला है और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है। सेकंडली जो
जो बड़े कॉर्पोरेट अर्निंग से मार्केट के ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि यूएस में जो कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन होगा इसमें काफी कोलैप्स देखने को मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम को लेकर काफी चिंताएं थी और इसकी एक सेफ हेवन अपील है वो गोल्ड के प्राइसेस में थी। मार्केट को ऐसा अनुमान था कि शायद इक्विटीज का बड़ा पैसा है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, बट जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स यूएस में आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर वहाँ की टेक कंपनीज के अर्निंग्स है वो अनुमान से काफी अच्छे है। साथ में जो रिसेंट बैंकिंग क्राइसिस है उसमें भी एक नया नाम जिसका जुड़ा है उसको लेके भी आज अहम मीटिंग है, तो उसका भी एक अनाउंसमेंट आज आना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वहां पे बैंकिंग सिस्टम रिस्टोर हो और कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन ऐसे ही अच्छी रही तो थोड़ा बहुत जो सेफ हेवन अपील है वो थोड़ा हटेगा और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे इमर्ज हो सकता है। ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि बाइंग की कमी रहेगी। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो कोई भी उछाल आता है डोमेस्टिक मार्केट में 60,000 के करीब और इंटरनेशनल मार्केट में 2004-2005 के करीब, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वहां पे बेच के चलना चाहे। डाउन साइड मेरा मानना है कि 59,200 तक के लेवल आपको डोमेस्टिक प्राइसेस में और 1,980 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल प्राइसेस में आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू पे कंसोलिडेशन रहेगा, जब तक फेड की मीटिंग नहीं रहेगी तब तक मुझे लग रहा है कि टिल नेक्स्ट थर्सडे प्राइसेस में कंसोलिडेशन रहेगा। बाद में फेड की मीटिंग के ऊपर प्राइसेस में थोड़ा करेक्टिव मूव आ सकता है, तब तक थोड़ा लोअर मींस एक छोटे टारगेट के लिए व्यापार करें, बट सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी एडवाइसेबल। ऑलराइट, कुमार जैन जी अब हमारे साथ हैं। कुमार जी, आप गोल्ड के प्राइसेस पे तो हमने यहाँ पर बातचीत की ही है, लेकिन अब जो ये भारत सोना इंपोर्ट कर पाएगा यूएई से टीआरक्यू के अंडर, जहाँ पे जो मच वांटेड चेंजेस हमने फाइनली आते हुए देखे हैं, इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है? क्या लगे भाई, जो सोना भाव है अभी एक आसमान पे गया हुआ है, लोगों ने 60,000 को अभी तक ग्रैप नहीं किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मंदी का थोड़ा सा आसार है। तो हल्की सी अगर मंदी आ जाए, अभी बिरजा ने एक कंप्लेन की थी सरकार से जिसके अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए का सोना 1% कम ड्यूटी पे उन लिमिटेड ज्वेलर्स को मिलने वाला था। तो वो अभी एक बिरजा ने एक एप्लीकेशन करके उसको खारिज किया है और अब वो सोना कॉमन लोगों में जाएगा और कॉमन इंपोर्ट ड्यूटी से जाएगा। तो इसकी वजह से आम लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है कि सोने में थोड़ी घटोती आवे। ये एक बड़ा आज एक चेंजेस आया है ज्वेलर्स इंडस्ट्री में कि भाई 84,000 करोड़ रुपए का सोना जो 1% कम ड्यूटी में लिमिटेड 70 लोगों को मिल रहा था, वो 3 लाख हिंदुस्तान के ज्वेलर्स लोगों को ये सोना हासिल होगा। जी हाँ, वो एक डिस्पैरिटी यहाँ पर थी और क्लियरली काफी हद तक ज्वेलर्स उसके अगेंस्ट भी थे, बुलियन मार्केट भी उसके अगेंस्ट थी और क्लियरली हमने वो यहाँ पर एक ठीक होता हुआ देखा भी है। और जैसे आपने कहा, जी हाँ, हमने भी पढ़ी थी वो लेटर जो इब्जा ने यहाँ पर डीजीएफटी को और मिनिस्ट्री को लिखी भी थी। कुमार जैन जी, आप कैसे देखते हैं ये जो करंट लेवल्स पे लेवाली कैसी है लेकिन बाजार में? दिवाली एक शादियों की मांग है, थोड़ा अभी एक ठंडा मौसम है। वापस कहीं ना कहीं जाके अप्रैल से काम शुरू होगा और मिड जुलाई तक शादियां हैं। तो ऐसा अनुमानित किया गया था आपके चैनल द्वारा कि भाई कुछ 60 लाख लगभग शादियां हैं और सोना 2.40 लाख करोड़ रुपए का सोना बिकेगा। तो वही आशा लेके हम बैठे कि काम चले, लेकिन थोड़ा भाव आसमान में होने की वजह से काम हो रहा है, थोड़ा काम हो रहा है। रिसाइकल गोल्ड चल रहा है और किसी तरह लोग एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बस होती है या लेबर चार्जेस कैश दे देते हैं। बाकी ओवरऑल जो हम देखा जाए तो मामला ठंडा ही है अब तक तो, और ग्राहकी भी स्लो, एकदम स्लो चल रही है मैं कहूंगा तो। ऑफ कोर्स जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है माफ कीजिए, उसका असर यहाँ पर ऑन ग्राउंड बाइंग में देखने को मिला है। लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए खबर वहां पर आती हुई कि यूएई से भारत सोना यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएगा। 1% का जो यहाँ पर छूट है वो हम लिमिटेड लोगों को नहीं बल्कि सभी को मिलती हुई नजर आएगी। तो उसका असर यहाँ पर ऑन ग्राउंड प्राइसेस पे भी हम बनता हुआ देखेंगे। कुमार जैन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर गिरावट के साथ हमने ये वाला हफ्ता भी क्लोजिंग की तरफ जाता हुआ देखा है। अगर पिछले हफ्ते 5.5% की गिरावट थी तो इस हफ्ते भी 4.5% की गिरावट के साथ फिलहाल अब तक यहाँ पर कारोबार है। धर्मेश, कैसे देखते हैं ये मूव्स? आज के हल्के से अगर गेंस देखें तो उसके बावजूद भी भाव 80 के नीचे ही हैं। नो डाउट, अगर आप देखिए लास्ट 3 हफ्ते से हम मंदी की बात कर रहे थे, इनफैक्ट मैं और रवि काफी मंदी में थे और $75 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट में ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 84 से $75 के लेवल 10% से लेकर ऑलमोस्ट 15% की गिरावट आपको प्राइस में देखने मिली है। यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा सा संभल जाएगा।
मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को, वीकेंड भी है, प्रॉफिट बुकिंग जाहिर है, तो स्पेकुलेटर इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 6250 से 6300 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अगर आप WTI की बात करें तो मुझे लगता है कि $77 फिर से मार्केट छू सकता है। फंडामेंटली एज सच कोई बाइंग है नहीं। अगर आप देखिए तो जो मंदी आई थी वो प्राइस में अगर आप देखें तो जो ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन कट जब की थी तब मार्केट में काफी अच्छा छलांग लगाया था, और वो लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं थी। रिसेशन फियर है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, तो कहीं ना कहीं लेवल सस्टेन नहीं था और प्राइस में जो गैप था वो फिल कर चुका है। तो करंटली $75 का लेवल काफी अच्छा लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक एंटिसिपेटेड है, तो निवेशक यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। ऑल राइट, तो हल्की सी खरीदारी यहाँ पर आते हुए लौट सकती है। और जो टारगेट्स की बात की गई थी आप दोनों ने, वो क्लियरली यहाँ पर हमने अचीव होते हुए देखी भी है। रवि, नेचुरल गैस कैसे देखेंगे, क्योंकि निचले स्तरों से तो थोड़ा रिबाउंड है, लेकिन कल जिस तरह का डेटा आया है इन्वेंट्री का, उससे फिर दबाव। जरूर से वहां पे ऑफ सीजनलिटी है। मुझे लग रहा है क्रूड बेटर ऑप्शन है। वो जो ब्रांड का 78 से 88 का रेंज है, वही रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अभी बॉटम रेंज पे, तो यहाँ से क्रूड में थोड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छा दिख रहा है। बट नेचुरल गैस में जिस हिसाब से इन्वेंट्री का बिल्टअप यूएस में आता हुआ दिखा है, और यूरोप में ऑलरेडी अपने स्टोरेज लेवल 85 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा तेजी सस्टेन नहीं होनी चाहिए। कुछ बाउंस बैक के सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी वहां पे रखना चाहिए, क्योंकि ये ओवरसोल्ड था, तो इस हिसाब से थोड़ा प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि 200 के ऊपर वो सस्टेन होना चाहिए। 197 198 का बेच के चले, ऊपर 202 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 180 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। मुझे क्रूड लग रहा है कि वहां पे एनर्जी पैक में वो आउट परफॉर्म कर सकता है। 6000 का इंडियन मार्केट में बॉटम मान के चले, अपर साइड 6400 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऑल राइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाजार ने कल जो जीडीपी डेटा आता हुआ देखा यूएस से, और साथ ही साथ जॉबलेस क्लेम्स हैं, उसके ऊपर रिएक्शन तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ये एक और ऐसा सेक्टर है जो ऑन अ वीकली बेसिस आपको फिर से गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ दिख रहा है। धर्मेश, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स? मेरी टॉप पिक कॉपर में रहेगी। इवन तो अगर आप देखिए जो डॉलर इंडेक्स है वो कंटिन्यूस गोता लगा रहा है, स्टिल कमोडिटी मार्केट में इतनी तेजी देखने नहीं मिल रही। स्पेशली अगर आप देखिए तो बेस मेटल की बात है, ये कंप्लीटली एक रिसेशन फियर है। चाइना से डिमांड की बात नहीं आ रही है, उस कारणवश आपको देखिए 780 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 740 हो गई है। ये लेवल पे डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मैं निवेशकों को मंदी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए इसकी जो लास्ट एक साल का भी अगर आप डेटा निकाल के देखें तो ये डाउनसाइड मैक्सिमम 720 गया है, अपसाइड ये 830 840 गया है। तो डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में अगर बाइंग आती है, क्योंकि कच्चा तेल कंटिन्यूसली नीचे है, अगर प्राइस में थोड़ी सी भी यू टर्न देखने मिल सकती है तो सबसे पहले कॉपर आपको बढ़त दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगा। डाउनसाइड रिस्क में अगर 735 के स्टॉप लॉस से आप अगर यहाँ पे निवेश करके चले, मैं रेकमेंड करूंगा सेकंड या थर्ड मंथ में आप बाई करके चले। अपसाइड फिर से ये 770 से 780 आ सकती है, तो प्राइस काफी काफी लुक्रेटिव है। ये डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा, स्पेशली कॉपर की तरफ। ऑलराइट, बाइंग यहाँ पर कॉपर में देखने को मिल सकती है, और जैसे धर्मेश कह भी रहे थे, ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। आपके सामने 6 मंथ्स का चार्ट है, जहाँ पर एक लगातार गिरावट हमने यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, तो अपने सपोर्ट लेवल्स पे फिलहाल वहाँ पर बनता हुआ। रवि, कैसे देखेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्योंकि यहाँ पर कल जीरे में 6% की बढ़त देखने को मिली थी। सब गोल में कुछ मुनाफा वसूली जरूर थी, और यही 2 कमोडिटीज हैं जहाँ पर पूरी मार्केट का इंटरेस्ट फिलहाल है। इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों अभी यही कमोडिटी के ऊपर है, और ऑलवेज यहाँ पे इंडियन मार्केट में पर्सपेक्टिव रहा है कि जो भी इंडिया डोमिनेंट कमोडिटी है उसमें दोनों साइड के जब वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम आते हैं उसका कोई एक मींस की लिमिट नहीं होता, वो लिमिटलेस मंदी और तेजी में ही उसमें परिवर्तन होता है। जीरा में इतनी सारी तेजी आ चुकी है, पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जिसके पास स्टॉक है या जो अभी बाई करके बैठे वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चालू करे। कभी भी यहाँ पे वोलेटिलिटी हावी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल के थोड़े बियॉन्ड लेवल है, यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। तेजी कब थमेगी वो प्राइसेस ही बताएगी, बट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पार्शियली बुक करना चाहिए। इससे बेटर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे टर्मरिक में इमर्ज हो रहे। अगर शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है 6600 का मैं बेस मान के चल रहा हूँ। अगर ये 6600 के करीब आ जाता है, आप जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाई करके चले,
स्टॉप लॉस डाउन साइड आप लगा सकते हैं, वो रहेगा अराउंड 6500 का। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में शॉर्ट टर्म में 6800 तक के लेवल दिखने चाहे तो बाय एंड डिप्स करना है तो टर्मरिक में करना है। अगर सीजन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई एक्सटेंड करे तेजी तो 6900 तक भी ये रैली एक्शन हो सकते हैं। तो अच्छी कमोडिटी अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रहे हैं। स्पाइसेस पैक में शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी लेने ट्रेडिंग के लिए मुझे ये लेवल पे तनिया में बाइंग लेवल दिख रहा है। 6400 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाई करे तनिया। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 6280 का। मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 6580 तक के लेवल दिखने चाहिए तो जीरा को अवॉइड करें। बट टर्मरिक एंड तनिया दोनों कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि थोड़ा पेयरिंग ट्रेड रहेगा और एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऑल राइट। और क्लियरली आज तो अच्छा दिन भी है यहाँ पर धनिया के लिए, करीबन 2 से 2.5% की तेजी के साथ कारोबार और बाइंग रिकमेंडेशन अब भी यहाँ से भी आती हुई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।